हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फिलिया एजुकेशन। सो दोस्तों, आज हम रसिया के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पार्ट 11 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। है ना। जैसा कि आप सभी ने फरवरी रेवोल्यूशन देखा, अक्टूबर रेवोल्यूशन देखा, और उसी के चलते किस तरीके से कम्प्लीटली फ्यूडल सिस्टम कह सकते हो या मोनार्की जो सिस्टम होता है, इसको हटा दिया जाता है। प्रोविजनल गवर्नमेंट आती है, उसको भी हटा दिया जाता है अक्टूबर रेवोल्यूशन के तहत। और फिर रसिया में सिविल वॉर भी छिड़ जाता है ना। उसके बाद फिर क्या होता है, किस तरीके से बोल्शेविक जो पार्टी होती है अपने आप को स्टेब्लिश करती है रसिया में ड्यूरिंग द वर्ल्ड ड्यूरिंग द वॉर, सिविल वॉर। उसके बाद अब वो किस तरीके से, जैसे कि उनकी आइडियोलॉजी है जो लोग चाहते थे, है ना, जो सोवियत है ना, यूँ कह सकते हो आप। कम्युनिस्ट रशियन जो पार्टी है, ये जो बोल्शेविक पार्टी थी, है ना, वो किस तरीके से अब रसिया में ये जो सोसाइटीज़ है, उस सोसाइटी को एज ए सोशलिस्ट सोसाइटी बनाती है। उसके लिए क्या एफर्ट्स होते हैं, क्या कमियां रहती हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आई होप इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। हालांकि ये चीज़ मैंने आज ही देखी है। ये बच्चे का कमेंट आया था रिगार्डिंग एडमिशन इन दून फॉर द लैंग्वेजेस, है ना, एंट्रेंस है एंड एग्जाम के लिए। जैसे लास्ट ईयर में आपको बताऊं क्या हुआ था। दून ने एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया था। उन्होंने 10th एंड 12th के बेस पे जो मेरिट बनाई थी, उसी के बेस पे उन्होंने एडमिशन ऑफर किया था बच्चों को। नाउ दिस ईयर ये लोग क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, उन्होंने तो अनाउंस कर दिया है अपनी साइट पे ही। इस तरीके से आप देखोगे, आपको पॉपअप दिखेगा जब आप दून यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पे जाओगे, तो आपको मिलेगा यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, ऑनलाइन एडमिशन फॉर 2021 एंड 22 स्टार्ट फ्रॉम 20th जुलाई। मीन्स आज 14 है एज ऑफ जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो 20th जुलाई से दून अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा इन सभी प्रोग्राम के लिए, पीएचडी के लिए, मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के लिए, इंटीग्रेटेड मास्टर प्रोग्राम जिसमें आपके लैंग्वेजेस भी आते हैं, इंटीग्रेटेड, है ना, और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम भी जिसमें बी ए ऑनर्स इन इंग्लिश एंड अदर भी हैं। जो आपका लैंग्वेज प्रोग्राम है वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, है ना। तो आपको मैं दिखाता भी हूँ यहाँ पे। ये है आपका, जैसे फिजिकल साइंस का हो गया, है ना, और ये आ गया आपका स्कूल ऑफ लैंग्वेज, SOL, है ना, BA ऑनर्स एंड MA स्पेनिश इंटीग्रेटेड है। ऐसे ही जर्मन इंटीग्रेटेड है, चाइनीज़ है, जापानीज़ है, फ्रेंच है। तो ये जो लैंग्वेजेस ऑफर किए जा रहे हैं यहाँ पे कोर्सेज, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम रन करते हैं। तो अब इनमें एडमिशन होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, कुछ करना नहीं है। अभी आप वहाँ पे जब आप जाओगे एडमिशन में, एडमिशन के पोर्टल पे इनके, आई मीन जब आप क्लिक करते हो ना एडमिशन के लिए, वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, इनके ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर। आपको कॉन्टैक्ट करना है और उनसे बात करनी है। जो भी प्रोसीजर वो बताएंगे, जो भी बच्चे को इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, वो प्रोसीजर आप फॉलो कीजिएगा। जो भी उनकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट होगी, हो सकता है आप मेरिट भी चेक करें, फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सब के बेसिस पे भी एडमिशन दे रहे होंगे। तो एक बार आप बात कर लीजिएगा, तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि आ रहा होगा आपके दिमाग में कि ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, ये एग्जामिनेशन क्यों नहीं कंडक्ट करा रहे। तो जैसे मैंने अभी बताया, लास्ट ईयर भी इन्होंने एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया था, एंट्रेंस एग्जाम नहीं लिया था, ड्यू टू ये जो सिचुएशन है, कोविड की पेंडेमिक सिचुएशन। आप कहोगे बाकी के एग्जाम हुए थे, बिल्कुल हुए थे, बट ये यूनिवर्सिटी राइट रखती थी कि इनको एग्जाम कंडक्ट नहीं कराना, तो इन्होंने एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया, और इस साल भी ये एग्जाम कंडक्ट नहीं कराने वाले हैं। दूसरी चीज़ है, मैं आपको बताऊं, बहुत ही कम बच्चे हो सकता है अप्लाई कर रहे हों, कंपटीशन कम होगा, तो इसलिए भी एंट्रेंस नहीं ले रहे होंगे कि एंट्रेंस के बेस पे एडमिशन दिया जाए लोगों को, रिजर्वेशन के बेस पे दिया जाए।
तो वो जाहिर सी बात है यहाँ की फ़ीस थोड़ी सी महंगी है। अराउंड 25 से 26,000 या 27,000 भी आप बोल सकते हो एज ऑफ नाउ। अगर इनका फ़ी का स्ट्रक्चर भी चेंज होगा तो हो सकता है 30,000 भी पर सेमेस्टर जाए, है ना। अगर आप फूड एंड ऑल मेस का ले लो तो ये मान के चलो 30 to 35, ये तरह तो मान लो 25 से 35,000 के बीच में पर सेमेस्टर आपका जाने वाला है। फूड का ले लो 3,000 रुपये, फिर भी आपके लगते। बट एज यू गाइज नो कि जितनी भी क्लासेस होंगी ऑनलाइन होगी, यूनिवर्सिटी में जाना नहीं है अभी जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है, तो ये लोग ऑनलाइन ही पढ़ाएंगे। इवन जेएनयू में भी ऐसा ही हो रहा है, और बाकी और भी यूनिवर्सिटी जो हैं, चाहे डीयू हो, बीएचयू हो, जामिया हो, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, यहाँ पे ऐसी ही पढ़ाई अभी चल रही है। तो अब क्या हुआ, तो इस चीज़ की सिचुएशन को देख के, इस तरीके की पढ़ाई को देख के कि ऑनलाइन पढ़ाई होगी, क्लास नहीं अटेंड करना है, वहाँ पे नहीं जाना है, तो बच्चे कम अप्लाई कर रहे होंगे या कम चांसेस होंगे यहाँ पे एडमिशन होने के, क्योंकि फ़ी तो उनको देनी ही है उतनी ही जितना उनको देना पड़ता है जब यूनिवर्सिटी जाते हैं। अब इनकी मैनेजमेंट कॉस्ट भी बचेगी। जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट टीचर भी हैं, ऐसा नहीं है, तो है ना। तो उनको तो सैलरी भी देनी होती है, आई मीन जो भी है, फी भी चाहिए ही होती है, कहाँ से सोर्स ऑफ इनकम आएंगे। तो सम टाइम क्या होता है, बच्चे जब एडमिशन लेंगे, पैसे देंगे, ऑनेस्टली पैसे भी आएंगे, उनके पास रिसोर्सेज हैं, इस तरीके से यूनिवर्सिटी जो चल रही है। तो अब इनके लिए तो फायदा ही है ऑनलाइन क्लासेस चला के, है ना। क्या करना है, कुछ नहीं, बच्चे फ़ोन से या लैपटॉप से अपना एजुकेशन ले सकते हैं, क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी। तो इस तरीके से होगी क्लासेस, आप देख लो आगे के लिए भी। ऐसा नहीं है कि बैड है, बट मेरा नज़रिया ये है कि जब आपको ऑनलाइन क्लासेस करनी है, अगर सिर्फ आपको लैंग्वेजेस सीखनी है, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, या आप वेट कर लो, जेएनयू में ट्राई कर लो, कम फ़ी है, वहाँ पे भी एडमिशन जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम से कंडक्ट होगा, आपको ऑनलाइन ही क्लास लेनी है, जेएनयू भी देगा, बस आपको मेहनत करनी है। जामिया भी दे सकता है कम फी में आपको इफ्लू भी दे सकता है। सो वाई डू गो फॉर द दून यूनिवर्सिटी। ऑब्वियसली एजुकेशन आपको मिलेगा, क्वालिटी एजुकेशन है यहाँ पे भी, नो डाउट, है ना। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपको एजुकेशन नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, क्वालिटी मटेरियल मिलेगा, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बट जब आप इकोनॉमिकली जाते हो, आपको इकोनॉमिक तरीके से आपको देखना है कि फ़ी एंड ऑल सारी चीज़ें, तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। बाय द वे, ओवर ओवर द ऑल, ये आपका डिसीजन है, आपको एडमिशन कहाँ लेना है, कहाँ नहीं लेना है। मेरा जो है, मैं आपको गाइड करना है, मुझे आपने बताना है कि क्या चीज़ सही है, क्या राइट है। बाकी आप डिसीजन ले सकते हो बेस ऑफ द ओवरऑल इंफॉर्मेशन, है ना। मैं किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ कि मत लो एडमिशन या लेना चाहिए, नहीं। बट आप देख लो, है ना। अगर आप जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो, वो जाके यहाँ पे एडमिशन के लिए बात कर सकते हैं ना। ये रही बात दून में एडमिशन से लेके। दूसरी बात अब यहाँ पे मैं ये करूँगा, मैं सभी बच्चों के कमेंट पढ़ता हूँ, सभी बच्चे जवाब भी देते हैं, अप्रिसिएट करता हूँ उनके पार्टिसिपेशन को लेके, फीडबैक भी देते हैं बहुत बच्चे, उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। दूसरा है, बहुत बच्चे ऐसे कमेंट आ रहे हैं मुझे कि सर आप थोड़ा स्लो पढ़ाते हो और वीडियो आपकी थोड़ी लेंदी होती है ना। 5-6 ही क्वेश्चन आप कवर कराते हो वीडियो, बट इतनी बड़ी होती है। सो मैं उन सभी बच्चे से रिक्वेस्ट करूँगा, उनको अपील करूँगा, उनको मैंने कमेंट भी लिखा है, मैं और भी बच्चे अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो उनके लिए मैं क्लियर कर दूँ। ये जो प्लेटफॉर्म मैंने बनाया है ना बच्चों, आप सभी के लिए, यहाँ पे ना कि मैं चाहता हूँ कि आपको मदद मिले यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, आप एंट्रेंस, ना कि सिर्फ आप एंट्रेंस क्लियर करो। मैं चाहता हूँ आप सबकी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। आपके जिस तरीके से हमारी लर्निंग है, आप यहाँ से कुछ सीख के जाओ, है ना। आपको इस तरीके से नहीं सीखना कि जस्ट आप पढ़ रहे हो, एग्जामिनेशन क्रैक हो जाए, मुझे एडमिशन मिल जाए फॉर द सेक ऑफ एडमिशन। सो दोस्तों, ये ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, मैं आपको पहले बता दूँ। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ, जो भी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको कोई नॉलेज नहीं है, किसी को है किसी को नहीं है। अगर मैं
कैसे मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ ऑनलाइन कि किसको कितना पता है किसको नहीं। सो मैं इसलिए ज्यूम करके चलता हूँ किसी को कोई नॉलेज नहीं है, मैं स्क्रैच से पढ़ाऊँगा, डिटेल में पढ़ाऊँगा, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, है ना, लूसिड वे में बिल्कुल बताऊँगा बच्चे की तरीके से, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए और आप कभी ना भूलो। आपकी मतलब एक जो अप्रोच है पढ़ाने की, जो डेवलपमेंट करना मैं चाहता हूँ, वो क्या है, पूरा अलाइन हो। और ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चा बहुत फास्ट ग्रैब कर लेता है कंटेंट को, बहुत जल्दी समझता है, उसने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो उसके लिए मैं बस फटाफट फटाफट वो क्वेश्चन के लिए सीख कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, कितने ज़्यादा मैं क्वेश्चन कवर करा दूँ, वो कवर करके चले जाएं, उनको क्वेश्चन मिल जाए। पर ऐसा नहीं है बच्चों, यहाँ पे भले ही मैं 5 क्वेश्चन कवर कराऊंगा, मैं अच्छे से कराऊंगा, जो भी पढ़ो आप, मेरा गोल है आपको क्वालिटी एजुकेशन देना, क्वालिटी कंटेंट देना, क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड करना, ताकि आपकी एक अच्छे से डेवलपमेंट हो। मेरा क्या गोल है ये भी मैं बताता हूँ। एक देखो, हर कोई कंट्री में क्या करता है, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहा है। आप बताओ कि आप लोग किस तरीके से इस नेशन को हेल्प कर रहे हो ग्रो करने के लिए, किस तरीके से आप कंट्रीब्यूट करते हो, है ना, नेशन को। जाहिर सी बात है, ऐसे ही मेरा ही ये छोटा सा विजन है, छोटा सा गोल है जो मैं लेके चल रहा हूँ, कि मैं अपने नेशन को भी मदद करूँ। वो मैं मदद कैसे कर रहा हूँ, इसी तरीके से कि आपको मैं अगर क्वालिटी एजुकेशन दूंगा, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, आपको नॉलेज आएगी, आप एक अच्छे नागरिक बन पाओगे आगे जाके, आपके अंदर समझ में होगी, आप यूनिवर्सिटी में कहीं पे भी जाओगे, है ना, आपको अच्छी नॉलेज होगी, एक हेल्दी डिबेट भी कर पाओगे। ये सारी चीज़ें को देखते हुए ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। ओवरऑल इसमें आपकी भी ग्रोथ है, जब आपकी ग्रोथ है तो डायरेक्टली डायरेक्टली इनडायरेक्टली नेशन की भी ग्रोथ है। एक किसी भी कंट्री को एक अच्छा ही नागरिक चाहिए, एजुकेटेड नागरिक होगा, एजुकेटेड वर्कर होगा, किसी भी एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय होगा एजुकेटेड, तो क्या है, इससे बढ़िया क्या चाहिए उनको, यही सारी चीज़ें चाहिए, है ना, कि एक यूनिवर्सिटी में अच्छा बच्चा मिले, जब आप आगे जाओ एक एम्प्लॉयर की तरह, चाहे आप प्राइवेट फर्म में काम करो चाहे सरकारी फर्म में काम करो, एक नॉलेजेबल पर्सन हो के साथ साथ, है ना। तो सारी चीज़ें हैं, तो इस तरीके से जब आप काम करोगे, आगे पढ़ाई भी करोगे, तो कहाँ पे आप कंट्रीब्यूट करोगे, आप एक नेशन को रिप्रेजेंट करोगे। अगर आप इंडिया से कहीं कभी बाहर पढ़ने का आपको मौका मिलता है, नॉलेजेबल पर्सन होगे, सारी चीज़ें होंगी, तो आप सिर्फ अपने आप को नहीं वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे होगे, आप पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो। आपने देखा होगा जब इंटरनेशनल गेम्स होते हैं, चाहे क्रिकेट्स हो, है ना, ओलंपिक्स गेम हो, कोई भी खिलाड़ी जब खेलने जाता है ना, तो सिर्फ वो अपने आप को वहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करता, वो पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, ये आपका माइंड सेट होना चाहिए। मेरा भी यही माइंड सेट है कि मैं अपने नेशन को कुछ ना कुछ दूं, और एक नागरिक होने के तरीके से, है ना, मैं कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं दूं। तो ये इसके पीछे मेरी सोच है, मैं चाहता था मैं आप सभी को बताऊं। और उन सभी बच्चों से अपील है जो थोड़ा फास्ट ग्रैब करते हैं, कंटेंट को फास्ट पढ़ते हैं, बहुत जल्दी नॉलेज ले लेते हैं, और उनको लगता है कि वीडियो स्लो है, वो अपने प्ले को, जो प्लेइंग सेटिंग है प्ले करने की वीडियो की, उसको एडजस्ट कर सकते हो। 1.25 की स्पीड से देख सकते हो, 1.75 ऐसे देख लो, 1.5 की स्पीड से देख लो, या 2 की एक स्पीड से देख लो, अगर आप चाहते हो तो, कि आपको लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, बस आप देख रहे हो नज़र, तो ऐसा आप कर सकते हो। बट हाँ, ये उन सभी बच्चों के लिए ऐसा है जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, मुझे पता है, पढ़ नहीं पाते, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पढ़ते नहीं हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो मुझे देख रहे होंगे एक रूरल एरिया से, लाइक बिहार से, उत्तराखंड से, किसी एक एरिया में जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है, अच्छे से कोचिंग मटेरियल उन तक नहीं पहुँच सकता, मटेरियल नहीं मिल सकते, या फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होगी। तो ये उन्हीं के लिए वीडियो है, उन सभी बच्चों के लिए। ऐसा नहीं है कि जो अमीर हैं और पे कर सकते हैं, अवेलेबल हैं उनके पास सारी रिसोर्सेज, मेरी तरह दिल्ली में है, मैं अमीर नहीं बोल रहा हूँ, इंटरनेट की सुविधा है, लैपटॉप है, मैं कहीं से भी एक्सेस, बट उनके पास भी एक इंटरनेट की एक्सेस होगा, मोबाइल होगा, डिवाइस, छोटा सा डिवाइस होगा, और वो पैसे नहीं पे कर पा रहे होंगे, तो वो लोग पढ़ें। ऑनेस्टली ये नहीं कर रहा हूँ कि जिन जो कैपेबल हैं फ़ी को पे करने के लिए, वो ना पढ़ें, वो भी पढ़ सकते हैं। जो शिक्षा है वो सबके लिए है, सबके लिए बराबर है, हर कोई पढ़ो, और जिसमें जितनी कैपेबिलिटी है,
है ना, कैलिबर है या पावर बोल लो, वो उस तरीके को एजुकेशन को ग्रैब करो और आगे बढ़ो, कंपटीशन में आगे जाओ ओवरऑल, क्योंकि आप कंपटीशन के एग्जाम देने वाले हो, है ना। तो मेरा ये माइंडसेट है बच्चों इस चैनल को बनाने का, ताकि आपकी मदद हो, है ना। जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर पाते, मुझे पता है आज के टाइम में कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। और मेरा भी, मैं आपको सच बताऊं, ये जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो भी मैं टाइम दे रहा हूँ, बहुत ही प्रीसियस टाइम होता है। मैं बहुत ही मुश्किल टाइम से निकालता हूँ आप सभी के लिए, लेक्चर के लिए पीपीटी बनाता हूँ, फिर इसको रिकॉर्ड करता हूँ, अपलोड करता हूँ, है ना। मेरे ऑफिस के काम होते हैं, मुझे भी पढ़ना होता है, सारी चीज़ें, है ना। तो इन सब बीच में अगर मैं कर रहा हूँ कोई चीज़, मैं आपको दे रहा हूँ, एफर्ट लगा रहा हूँ, आप प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे भी, है ना। ये विनम्र निवेदन है। दूसरी चीज़ ये है कि आप ऐसा कभी मत सोचो कि अगर कोई चीज़ आपको फ्री में मिल रही है वो यूजलेस होगी, वो तो बस ऐसे ही है ना। चलो एक एग्जांपल के तरीके से समझाता हूँ आपको। यहाँ पे होता क्या है कि जब आप कहीं पे पे कर रहे होते हो किसी चीज़ के लिए, सपोज आप इसी जेएनयू के प्रिपरेशन के लिए पे कर रहे होते और आपको लाइव सेशन मिलता और आपको 5-6 क्वेश्चन करा के छोड़ दिया जाता, है ना। तो आप मन ही मन यही बोलते कि सर आज सर ने क्या ही पढ़ाया, बहुत कम पढ़ाया, बहुत कम टाइम पढ़ाया, 5 ही 6 क्वेश्चन कराए, है ना, बहुत ही टाइम, और क्या बताएं, सर को और पढ़ाना चाहिए था, है ना। ऊपर से इतना लंबा खींचते हैं, इतने टाइम में बहुत सारी चीज़ें पढ़ा देते हैं। तो ये चीज़ होती, पे कर रहे होते हैं, या आप ना भी बोल पाते हैं वहाँ पे, है ना, आपको बोलने का मौका ही नहीं मिलता, जितने, क्योंकि उनकी गाइडलाइन होती कि आपको ऐसे पढ़ना है, जो पढ़ाया जाए वही पढ़ोगे, बस इतना ही है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, आप अपने विचार को रख सकते हो, खुले विचार से सारी चीज़ें पूछ सकते हो, कैसे भी क्वेश्चन कुछ भी मैं जवाब देता हूँ, मैं एक्टिव होता हूँ, कमेंट पढ़ता हूँ सभी के। और यहाँ पे क्या होता है, जब आप फी नहीं देखते हो ना, फी नहीं दे रहे होते और आपको क्वालिटी कंटेंट मिल रहा होता है, तो आपको बस लगता है कि यार ये ऐसा क्यों है, और इतना इतनी देर तक क्यों पढ़ा रहे हैं। और सपोज मान लो जहाँ पे आप फी पे कर रहे होते, आधे घंटे में लेक्चर खत्म हो जाती थी, 20 मिनट में, फिर आप बोलते कि यार हम तो फी पे कर रहे हैं, सर को और देर तक पढ़ाना था। अगर मैं टाइम टेकर हूँ, मैं टाइम ले रहा हूँ आपका, मैं आपको समझा रहा हूँ कोई कॉन्सेप्ट, तो उसके बिहाइंड रीजन है। मैं चाहता तो आपको क्वेश्चन रटा सकता हूँ, बस क्वेश्चन मैंने किए और उसका डायरेक्टली मैं आंसर कर दूँ। मैं आपसे क्वेश्चन आंसर क्यों करता हूँ, ताकि आप लोग खुद भी जागरूक हो, आपको पता हो कि क्या मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपसे पूछा जा रहा है। नहीं पता तो आप खुद भी सर्च करते हो, रिसर्च करते हो, पढ़ के आते हो। अगर मैं कई बार गलत भी बता देता हूँ, आप लोग मेरे से पूछ भी लेते हो और उसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि बीइंग ह्यूमन नेचर, और मैं भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं मशीन हूँ, मेरे पास भरमार है ये नॉलेज की, है ना। तो इस तरीके से नहीं, कई बार गलतियाँ हो जाती है, कई बार टाइपो हो जाता है, कई बार बोलने में भी होता है। ऐसे एक बच्चा आया था, उसने कमेंट किया था, सर आपने नेशनलिज्म में ऐसा क्यों बोला कि जो इंडिया है वो क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट हुआ है ना, या अलग हुआ, किसके वजह से, नेशनलिज्म। मैं उस टाइम पे नेशनलिज्म को बता रहा था, समझा रहा था, ऐसा है इसलिए कि नेशनलिज्म जो है कि वो भी किसी कंट्री को जोड़ सकता हो, किसी कंट्री को तोड़ सकता है ना। जोड़ सकता है और तोड़ सकता है, उसके मैंने एग्जांपल दिए, और इंडिया का भी दिया था मैंने, बट उस टर्म में नहीं दिया था कि नेशनलिज्म जोड़ सकता है इन द सेंस कि देखो, जब इंडिया भी आप अंग्रेजों का टाइम देखो, है ना, जब नेशनलिज्म उमड़ी थी, नेशनलिज्म की जब भावना हुई थी, तो इंडिया एक भी हुआ था। बट आप थोड़ा सा सोचो, एक नेशनलिज्म ऐसा भी था, नेशनलिज्म के प्रकार भी होते हैं, जैसे रिलीजियस नेशनलिज्म आया था इंडिया में, जब क्या हुआ, पार्टीशन हो गया भारत का, जिसमें एक अलग कंट्री बनी पाकिस्तान, है ना। तो आप बिल्कुल, आप नॉलेज करो, हेल्दी डिबेट करो, नो प्रॉब्लम, है ना। आप अंडरस्टैंड करो कॉन्सेप्ट को, मुझे बड़ा मजा आता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हो, क्वेश्चन को अच्छे से पूछते हो, है ना। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, मेरा क्या गोल है, मैं किस तरीके से अलाइन कर रहा हूँ, आप किस तरीके से अलाइन है इस चैनल से, आगे नेशन से, अपनी एजुकेशन से, अपने फ्यूचर से, अपने करियर से। हर इंडिविजुअल का अपना गोल है और किस तरीके से वो नेशन को कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। तो आज के लिए बस इतना ही ज्ञान, मैं इस लेक्चर को बढ़ाता हूँ, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं आज। चलो, जैसे मैंने आपको बताया, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुआ,
उसके बाद अक्टूबर रेवोल्यूशन होता है, सिविल वॉर होता है रसिया में। और सिविल वॉर में किस तरीके से जो सोशलिस्ट पार्टी होती है, बोल्शेविक पार्टी आप बोल सकते हो, सोशलिस्ट का मैं बोलूं, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी रशियन पार्टी थी जो बनी थी बाद में, वो अपने आप को कैसे स्टेब्लिश करती है, यहाँ पे लिखा भी है। ड्यूरिंग द सिविल वॉर द बोल्शेविक केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक नेशनलाइज। जो बैंक्स थे, जो इंडस्ट्रीज थी, उनको नेशनलाइज कर दिया गया था, है ना। अब किस तरीके से सोशलिस्ट सोसाइटी बनाई जा रही है उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और जो पीजेंट्स थे, जो उन्होंने लैंड को कैप्चर किया था, आपने देखा था नोबेल के पास, जिनके पास बहुत ज्यादा लैंड थे, उनको क्या कर लिया गया था, एक्वायर कर लिया गया था, किसके द्वारा, पीजेंट के। और उनको अब परमिशन दे दी गई थी कि वो कल्टीवेट कर सकते हैं उस लैंड पे, है ना, जिसको सोशलाइज कर लिया गया था, जिस लैंड को कैप्चर कर लिया गया था। और अब यहाँ पे जो वर्कर्स थे वो कलेक्टिव वर्क कर रहे थे, है ना, वो परफॉर्म कर रहे थे। कलेक्टिव वर्क किसके द्वारा परफॉर्म किए जा रहे थे, पीजेंट्स के। जिस तरीके से आपने देखा था आइडियोलॉजी में कि एक कोऑपरेशन होना चाहिए लोगों के बीच में, कलेक्टिव वर्क होना चाहिए, और कलेक्टिव वर्क करें, उसका जो बेनिफिट आए, और आपस में अकॉर्डिंग देयर नीड्स एंड ऑल, जैसे कंट्रीब्यूशन हो वैसे बेनिफिट बढ़ जाने चाहिए। तो वैसे ही चीजें हो रही थी, जो कॉन्फिस्केट की गई थी लैंड, जो बांटे गए थे, उसी पे ऐसे कलेक्टिव वर्क किए जा रहे थे। तो और अकॉर्डिंग ऐसे चला था। और आप देखिए किस तरीके से ये पार्टी काम करती है, सोशलिस्ट सोसाइटी किस तरीके से रसिया में बनाती है ना। आ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड। पहले क्या हुआ करता था, फ्यूडल सिस्टम था, मोनार्की था, वो जैसे चाहता था वैसे रूल करता था, जैसे रूल्स होते हैं, जैसे रूल्स नियम होते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग चलाता था, है ना, किसी भी मेंबर की सुनता नहीं था। बहुत सारी चीजें आपने देखी थी रशियन रेवोल्यूशन में। पर अब क्या था, यहाँ पे गवर्नमेंट थी, है ना, तो वहाँ पे जो प्लान थे, सारी जो प्लानिंग होती थी, जो ऑफिशियल्स होते थे गवर्नमेंट के, उनसे कंसल्ट करना होता था, कोई रूल्स है, सारे रेगुलेशन है, तो जो प्रोसेस है पूरा, है ना, सबको सेंट्रलाइज कर दिया गया था गवर्नमेंट के थ्रू, है ना, सब कुछ रेगुलेट होता था। नाउ इसी बीच क्या होता था, जो ऑफिशियल थे, है ना, उनकी इकोनॉमी कैसे वर्क करेगी, है ना, तो उसके लिए उन्होंने क्या रखा, एक 5 साल का पीरियड रखा, एक टारगेट रखा, कितने टाइम के लिए, 5 साल के लिए एक टारगेट रखा कि उनको 5 साल के अंदर अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना हो, किस तरीके से करना है। उसके लिए उन्होंने क्या बनाया, द 5 ईयर प्लान्स, है ना, बेसिस दे मेड 5 ईयर प्लान। और आपको मैं बताऊं, जो इंडिया में 5 ईयर प्लान आया था वो रसिया से ही लिया गया था, आपको ये आइडिया है ना। चलो आप सभी के लिए क्वेश्चन छोड़ता हूं मैं, ये जो 5 ईयर प्लान था इंडिया में, कब इसको एबॉलिश किया गया, और उसके बदले अब क्या चीज नई लाई गई है, वो आप लोग मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, है ना। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा। नाउ सक्सेस ऑफ फर्स्ट टू 5 ईयर प्लान, सॉरी, मैं 2 ईयर की नहीं, यहाँ पे 2 ईयर जो 5 5 साल, 5 5 के 2 प्लान थे, 5 5 साल के, उसके 2 सक्सेस क्या थे, वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, किस तरीके से सक्सेस रहा, है ना, उसकी हम डिस्कस करते हैं 5 ईयर प्लान के। नाउ जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया था, ऑल प्राइसेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 प्लान, उन्होंने प्राइसेस को फिक्स कर दिया था, है ना। ये चीज आपने जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, आपने देखा था, नेपोलियनिक कोड आपने देखा होगा, नेपोलियन ने भी रूल्स बनाए थे, उसमें भी उन्होंने प्राइसेस एंड ऑल चीजों के फिक्स किए थे। जिस तरीके से आपने देखा था ब्रेड एंड ऑल सबके प्राइसेस बढ़ रहे थे, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा था रसिया में, उस तरीके से इसको रेगुलेट किया गया था। फर्स्ट 2 प्लान्स में कब, ड्यूरिंग 1927 एंड 1932 के बीच में, दूसरा 1933 से लेकर 1938। ये कब हो रहा था, जब सोवियत बन गया था, है ना, सोवियत का गठन हो गया था। वो भी हम आगे देखेंगे, आपको अभी घबराने की जरूरत नहीं है कि अभी माने यूएसएसआर कब बना, कैसे बना, वो मैंने नहीं बताया, वो भी मैं बताऊंगा, है ना। ये चीजें तब हो रही थी। आपने ये भी देखा होगा 1929 में एक ह्यूज इकोनॉमिक रिसेशन भी आया था, इकोनॉमिक
क्राइसिस भी आया था, अमेरिका एंड ऑल, जिसने इम्पैक्ट किया था पूरे वर्ल्ड को। क्योंकि आपको मैं बता दूं, सारी पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री हैं सब आपस में कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से कहीं पे भी प्रॉब्लम होगी, अगर इकोनॉमिक क्राइसिस होंगे, वो किसी ना किसी सभी कंट्री पे इम्पैक्ट करते हैं, है ना, हर चीज़ों पे। तो ये चीज़ आपने देख ली। सेंट्रलाइज जो प्लानिंग थी उसने क्या किया, ये जो प्लान बनाया गया था 5 ईयर प्लान, उसने क्या किया, इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आया रसिया में। इंडस्ट्री के प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हुआ, अगर इंक्रीमेंट हुआ जाहिर सी बात है इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। कब, बिटवीन 1929 से 1933 के, जब बाकी अदर जगह पे रिसेशन का टाइम था, का बाई 100% तक लेके आए थे। किसमें, द केस ऑफ ऑयल, कोल एंड स्टील में। ये जो 3 इंडस्ट्री थी, ऑयल, कोल एंड स्टील में, यहाँ पे 100% तक की प्रोडक्शन इंक्रीज की गई थी, है ना, जिससे रशिया में एक इकोनॉमिक ग्रोथ आया था। और क्या हुआ, न्यू फैक्ट्री भी आई अलग अलग सिटी। क्योंकि अभी आप देख रहे होगे मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहर में ही रह गई थी सारी इंडस्ट्री, बाकी और भी इंडस्ट्री आई, है ना, रेलवे आ गया था, सारी चीज़ें जब एक्सपेंड कर रहा था, तो और भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हुए, तो और भी फैक्ट्रियां नहीं लगी, लोगों को जॉब मिली, सारी चीज़ें हुई ना। आप सभी लोग सोच रहे होगे कि सब कुछ तो अच्छा चला था, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई थी, लोगों को अच्छा फील हो रहा होगा, क्या ऐसा था? तो इसका जवाब है नहीं, अभी भी कुछ चीज़ें थी, डार्क साइड थी, है ना। हाउएवर देयर वाज अ डार्क साइड टू इट। भले इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, सारी चीज़ें, बट अभी भी कुछ चीज़ें थी जो जिसको इम्प्रूव करना था रसिया में, है ना। रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशन। जब जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुए रैपिडली, तो उसमें जो पुअर वर्किंग थे, है ना, उनकी कंडीशन थोड़ी सी और ख़राब हो गई, क्योंकि उनको काम तो करना पड़ता था, पर क्या होता था उनके साथ, और क्या हुआ, वर्कर्स लिव हार्ड lives and the result was 550 stoppage of work in the first year alone। जो 5 ईयर प्लान बनाया था उसमें एक पहले साल में ही क्या हुआ, उनको क्यों हार्डशिप देखनी पड़ी, है ना, लाइफ कैसे उन्होंने एक्सपेंड किया, ऐसा इसलिए क्योंकि 550 बार अगर देखा जाए एक साल में ही काम बंद हुए, रुके, बंद हुए, ऐसा चलता रहा। अगर काम ठप हो जाएगा, इकोनॉमिक ठप हो जाएगी, तो इसमें किसको सरवाइव करने के लिए फाइट करना पड़ता है ना, वो होते हैं वर्कर्स बेचारे। इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही थी, लेकिन वर्कर्स क्या कर रहे थे, अभी भी उनकी कंडीशन सही नहीं थे, है ना, वो सारी चीजें उनकी थी। आप ये चीजें देख सकते हो किस तरीके की कंडीशन थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे, आर देयर एनी एफर्ट मेड बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव दिस सिचुएशन। क्या गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया इस कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, ऐसा क्वेश्चन होगा, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट बनाई गई थी। बिल्कुल, गवर्नमेंट ने इनके लिए काफ़ी चीज़ें की। वो क्या चीज़ें की वो भी हम देख लेते हैं। बिफोर, ये बच्चा है, आप देख लीजिए, आ चाइल्ड इन मैग्नीटोग्रोस एक जगह है। ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ही इज़ वर्किंग फॉर सोवियत रशिया, है ना, क्योंकि सोवियत रशिया बन गया था, सोवियत बना हुआ था, तो उसके लिए काम कर रहा है। आप देख रहे हो इसकी उम्र क्या है पढ़ने की, पर वो काम कर रहा था। ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग एक लेटर लिखा गया था, किसको, ये प्रेसिडेंट है कैलेनिन, है ना। तो इनको एक बच्चे ने लेटर लिखा था, और मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ इस लेटर को पढ़ के कि किस तरीके से वहाँ के बच्चों की कंडीशन थी, किस तरीके से वो पढ़ना चाहते थे, क्योंकि आप लोग भी पढ़ना चाहते हो, तो इसलिए मैं आप सभी के लिए लेटर पढ़ना चाहूँगा। बच्चे ने लिखा, डियर ग्रैंडफादर कैलेनिन, माई फैमिली इज लार्ज। मेरी फैमिली बड़ी है और 4 बच्चे हैं। हमारे पास हमारे फादर नहीं है, आई मीन हमारे पिता नहीं रहे, ही डाइड, वो नहीं रहे। फाइटिंग फॉर, वो कैसी उनकी मृत्यु हुई, वो किसके लिए लड़ रहे थे, वर्कर्स के जो काजेस थे, जो कंडीशंस थी, उनके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, और वो अब नहीं रहे। एंड माई मदर इज एलिंग, वो कॉन्टिन्यूसली बीमार चल रही हैं। आई वॉन्ट टू स्टडी वेरी मच, मैं बहुत पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं स्कूल नहीं जा सकता।
मेरे पास कुछ पुराने जूते हैं, लेकिन वो कंप्लीटली फटे हुए हैं और कोई भी उसके मदद के लिए नहीं आ सकता, उसको सही नहीं कर सकता। उनके जो बूट्स हैं, उनके जो जूते फटे हुए हैं, उनको सही नहीं कर सकता, कोई नहीं है उनको सही करने के लिए। माई मदर इज सिक, मेरी जो माता है वो बीमार है। हमारे पास कोई पैसा नहीं है और खाने को ब्रेड नहीं है, रोटी नहीं है हमारे पास। पर फिर भी, बट आई वॉन्ट टू स्टडी वेरी मच, मैं फिर भी बहुत पढ़ना चाहता हूँ। देयर स्टैंड बिफोर अस द टास्क ऑफ स्टडिंग, है ना, हमसे पहले जो टास्क है पढ़ने का वो आता है, स्टडिंग एंड स्टडिंग। जैसा कि व्लादिमीर इलिच लेनिन ने कहा था कि आपको टास्क से पहले क्या करना है, आपको पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है। बट आई आई हैव टू स्टॉप गोइंग टू स्कूल, बट मुझे स्कूल नहीं जाना होगा, मैं स्कूल नहीं जा सकता, मुझे अपना एजुकेशन बंद करनी होगी, मुझे स्कूल जाना बंद करना होगा। वी हैव नो रिलेटिव, हमारे पास कोई रिश्तेदार नहीं है, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है और कोई भी नहीं है हमें हेल्प करने के लिए, कोई भी हमारी मदद करने के लिए नहीं है। सो इसीलिए मुझे काम पे जाना होगा। कहाँ पे? फैक्ट्री में मुझे काम के लिए जाना होगा, ताकि मैं रोक सकूं स्टारवेशन को। स्टारवेशन जो भूख है हमारी फैमिली की, जिसकी वजह से फैमिली मर सकती है, डाई कर सकती है, भूखमरी जो है हमारी फैमिली, जो उनकी भूख को मिटाने के लिए, है ना, फैमिली की, तो मुझे काम पे जाना होगा। डियर ग्रैंडफादर, आई एम 30 year old, मैं 13 साल का हूँ। आई स्टडी वेल, मैं बहुत अच्छे से पढ़ा। एंड हैव नो बैड रिपोर्ट, और मेरी कोई खराब रिपोर्ट नहीं रही है स्कूलिंग टाइम में। आई एम इन 5th क्लास, मैं 5वीं क्लास में हूँ। तो एक इस तरीके से एक प्यारे से बच्चे का लेटर गया था प्रेसिडेंट के पास। तो इससे एक आप अंदाजा लगा लो उस टाइम पे भी जो पुअर थे कंडीशन कैसे थी, है ना, कि वो बच्चा पढ़ना तो चाहता था लेकिन वो हेल्पलेस था, क्योंकि उसके फादर की मृत्यु हो चुकी थी, है ना, उसकी मदर बीमार थी, कोई रिलेटिव नहीं थे, पैसे नहीं थे, खाने को ब्रेड नहीं था, वो भूखे नहीं मरना चाहते थे और इसलिए वो फैक्ट्री में काम करने के लिए मजबूर था, इसलिए वो काम करने जाना चाहता था, है ना। बट वो आई हैव बट आई वॉन्ट टू स्टडी वेरी मच, बट वो बहुत पढ़ना चाहता था। आप इस लेटर को इस तरीके से पढ़ेंगे, आप समझ में आएगा कि इसके पीछे क्या मोटिव था बच्चे का, वो क्या करना चाहता था। ये रियलिटी है ना, ये खास टाइम उस टाइम का है जब एक जो बच्चा है उसके एक ड्रीम थी। ड्रीम्स क्या थे, है ना, क्योंकि एक तरीके से आप देखा जाए कि उसके लिए पढ़ाई एक ड्रीम्स ही थे, उसे ड्रीम से कम नहीं थे, क्योंकि वो चीज़ वो कर नहीं सकता था। और जो रियलिटीज़ ऑफ सोवियत चाइल्डहुड, जो सोवियत के बच्चों के, जो यूनियन के बच्चे थे, चाइल्डहुड 1933 की बात है, ये उस टाइम की रियलिटीज़ थी, है ना। तो किस तरीके से देख सकते हो, इससे एक मैं मोरल स्टोरी में आपको बताऊं। वॉट एवर यू हैव गाइज, जो कुछ भी है आपके लिए, जो कुछ भी रिसोर्सेज है आपको, जो कैसा भी फ्री में मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना आपको, तो जो जैसे भी आपको मिल रहा है आप पढ़ो, आप अपने आप को मत रोको, जहाँ से भी नॉलेज मिले आप नॉलेज लो बच्चों, आपको आगे बढ़ना है ना। क्योंकि हो सकता है ये जिस तरीके की सिचुएशन है हमारे कंट्री में, इवन पूरे वर्ल्ड में आप देख रहे होगे, है ना, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ठप पड़े हुए हैं, बंद पड़े हुए हैं, पर स्टिल वी आर गाइज हेल्पिंग यू टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। हम पूरी मदद कर रहे हैं आप सभी के लिए। घर पे ही पढ़ो, बट आप एजुकेशन को ठप ना करो, है ना। भले ही एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बंद हो, कोचिंग्स बंद हो, कुछ भी हो, आप नहीं एक्सेस कर सकते, बट ये जो रिसोर्सेज हैं आपके पास इंटरनेट के एंड ऑल, आप इंस्टाग्राम, टिकटॉक एंड ऑल वीडियो अदर मत देखना, बट आप अभी के लिए अपनी पढ़ाई जरूर कर लो, क्योंकि ये टाइम आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है ना। सो इससे यही आपको लाइफ, मैं आपको किस लिए इस तरीके से समझाता हूँ ताकि सिर्फ आप
ना, जो आपकी अप्रोच हो, जो आपकी डेवलपमेंट हो, ओवरऑल आपकी ग्रोथ हो, ना कि सिर्फ आप एजुकेशन से रिलेटेड। चलो हम आगे बढ़ते हैं, इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। मेकिंग सोशलिस्ट सोसाइटी हम देखते हैं कि किस तरीके से और सोसाइटी को वो डेवलप कर रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है अब यहाँ पे, गवर्नमेंट टू फॉलोइंग स्टेप टू इम्प्रूव द कंडीशन, वो कुछ स्टेप्स लेती है यहाँ की जो कंडीशन होती है उनको सुधारने के लिए। एंड एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम वाज डेवलप, एक एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम को डेवलप किया जाता है। अरेंजमेंट किया जाता है किसके लिए, फैक्ट्री वर्कर्स के लिए और पेजेंट्स के लिए, इवन बच्चों के लिए, ताकि वो अपनी जो पढ़ाई है वो यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ सकें, ताकि उनकी पढ़ाई रुके ना, वो इन यूनिवर्सिटी में दाखिला अपना ले सके, प्रवेश ले सके। जिस तरीके से वहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप इस तरीके से सोचिए, एक ऐसी सिचुएशन आ जाए अनइवन सी, जिसमें क्या हो, आप स्कूल को एक्सेस ना कर पाओ, सारी चीजें, जिसे आज के टाइम का है कंडीशन, ये अनइवन ही कंडीशन है। ऐसे वहां पे जब किसी भी कंट्री में वॉर हो, लड़ाइयाँ हो, लोग लड़ रहे हो, फैक्ट्री में काम कर रहे हो, है ना, तो उनकी एजुकेशन ठप हो जाती है, वो कहाँ जाए पढ़ने, है ना। तो इसी कंडीशन को देख के, जैसे हम सभी ने एक एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम बनाया है, एक ये स्कूलिंग सिस्टम ही है दोस्तों, आपको एजुकेट कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, एक अलग ही लेवल का हमने बना रखा है, डेवलप कर रखा है, ताकि आपकी पढ़ाई ना रुके। भले ही यूनिवर्सिटी ठप पड़ी हो, स्कूल ठप पड़े हुए हैं, बट आपकी नॉलेज में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। आप लर्न करो, और ताकि आपको यूनिवर्सिटी में दाखिला मिले, इसलिए स्टडी फिलिया एजुकेशन आप सभी की मदद कर रहा है। नाउ crèches were established in factories for the children of women worker। अब देखो वहां पे क्या था, आपने देखा था कितनी ज्यादा ही परसेंटेज में जो महिलाएं थी वो भी वहां पे वर्किंग थी, फैक्ट्रियों में काम करती थी। बट ऐसा नहीं है, आप देखो अगर महिलाएं हैं तो उनके बच्चे भी होंगे, जाहिर सी बात है, और उनको बच्चों को भी संभालना होता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वुमेन ही संभालती हैं, मैन भी संभाले, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ एक जो सोशल है, जिस तरीके से हमने सोसाइटी अपनी बनाई हुई है, जिस तरीके से सोसाइटी डेवलप की हुई है कि वुमेन ही बच्चों का देखभाल करेंगी, उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है, ऐसा नहीं है। हम सभी को देखना चाहिए, इक्वली हमें काम करना चाहिए, एज वेल एज मैन, एज वेल एज वुमेन। तो अब यहाँ पे इनके लिए क्रेचेज काइंड ऑफ एक किडर गार्डन आप बोल सकते हो, प्ले स्कूल टाइप आपने देखा होगा, ऐसा बनाया गया ताकि जो महिलाएं हैं वो काम भी करें और उनके बच्चे को खेलने को मिल जाए, और बच्चे बिजी रहें अपने में, पढ़ाई भी करें। आपने देखा होगा ऐसी ऐसी जगह किडर गार्डन जहाँ पे बच्चे झूले भी झूलते हैं, कूदते रहते हैं, सारी चीज़ें, पढ़ाई भी करते हैं, ABCD एटलीस्ट तो सीखते हैं जो छोटे बच्चे हैं, और उनकी मदद ताकि काम कर सकें, है ना। नाउ अगला क्या उन्होंने डेवलप किया मेजर सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड। नाउ यहाँ पे क्या है, इस चीप का मतलब ये है नहीं कि उनको खराब सा, चीप का मतलब यहाँ पे ये है उनको सस्ते जो पब्लिक हेल्थ केयर थे उसको प्रोवाइड कराया गया, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। और वो अच्छे से, जो भी कोई भी मेंबर हो उस कंट्री का, गरीब हो अमीर हो कोई भी, वो पब्लिकली हेल्थ केयर को एक्सेस कर पाए, है ना, सस्ते रेट पे, सब सस्ते में। इसीलिए सोशलिस्ट सोसाइटी बनाई जाती है। आपने देखा होगा इंडिया में भी कुछ पार्टियां हैं, कुछ गवर्नमेंट हैं, जैसे कि दिल्ली की गवर्नमेंट है, उन्होंने एक मोहल्ला क्लिनिक टाइप बनाया हुआ, ताकि जो गरीब लोग हैं, बहुत पैसे नहीं, वो पब्लिक के लिए फ्री में हेल्थ केयर की सुविधाएं, जैसे मेडिसिन एंड ऑल जैसी सुविधा उनको मिलती है, वो मेडिकल फैसिलिटी एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई हुई है, उस स्कीम का नाम आप बताएं, जिसमें उन्होंने एक प्रीमियम प्लान दिया हुआ है, 5 लाख तक का समथिंग आप हॉस्पिटल में उसको एक्सेस कर सकते हो, उसकी फैसिलिटी को, है ना, हेल्थ केयर के लिए। तो आप वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की प्लानिंग है, ये सब सोसाइटी के लिए किया जाता है, तो एक सोशलिस्ट सोसाइटी के लिए, है ना। तो ये चीजें हो रही थी। नाउ मॉडल लिविंग हेडक्वार्टर्स बनाए गए, किसके लिए, वॉकर के लिए, ताकि वो अच्छे से रह पाए, सैनिटेशन की जो प्रॉब्लम है वो सुधारी जा सके। क्योंकि मैं आपको बताऊं उस टाइम पे क्या था, जो वर्कर्स थे, और ठंडियों में क्या होता था, अगर उनको काम करना हो या जहाँ पे वो रह रहे होते हैं, जो उनके क्वार्टर्स थे, लिविंग क्वार्टर, तो उनको वॉशरूम भी जाना होता था, तो उनको
-40 डिग्री वहाँ पे टेम्परेचर होता था मान लो, तो उनको 4 फ्लोर नीचे उतर के आना पड़ता, फिर गली में जाके कहीं वो टॉयलेट, मतलब सैनिटेशन की भी प्रॉब्लम थी, पर इसको भी इम्प्रूव किया गया गवर्नमेंट के थ्रू। द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वॉज अनइवन, है ना, इसके जो इफेक्ट थे वो अनइवन थे। नाउ सिंस गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर लिमिटेड, इसलिए भी क्योंकि जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज थे वो थोड़े लिमिटेड थे, इसलिए जो एफर्ट थे, ये इसका जो इफेक्ट था थोड़ा सा अनइवन था, बहुत अच्छे से नहीं दिख पा रहा था, है ना। ये कुछ पिक्चर्स है, आप देख सकते हो, चिल्ड्रन एट स्कूल इन सोवियत रसिया इन 1930s के टाइम का, जब यूएसएसआर बन गया था, और वो सोवियत की इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे होगे, है ना। नाउ फैक्ट्री डाइनिंग हॉल इन 1930, जो फैक्ट्री थी उनकी कंडीशन जो सुधारी गई, इस तरीके के डाइनिंग हॉल्स बनाए गए ताकि उनके वर्कर्स खाना खा सके यहाँ पे अच्छे से। नाउ एक ये सिंबलाइज एक सिंबल है, फैक्ट्रीज केम टू बी सीन एज सिंबल ऑफ सोशलिज्म। किस तरीके से, ये जो पोस्टर है ये आपको दिखाएगा, द स्मोक फ्रॉम द चिमनी, ये जो स्मोक, ये धुआं निकल रहा है चिमनी से, इज द ब्रीदिंग ऑफ सोवियत रसिया, मतलब ये किसकी, जो सोवियत रसिया है उसकी सांसें हैं। जितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज लगेंगी उतनी ज़्यादा रसिया की इकोनॉमी ग्रोथ होगी। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, किस तरीके से सोशलिस्ट सोसाइटी बनाई बोल्शेविक पार्टी ने, यूएसएसआर बना था, वो हम देखेंगे यूएसएसआर के लिए, है ना। अगर स्टिल आपके कोई डाउट्स हैं, कमेंट्स हैं या क्वेरीज हैं, आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, मैं सभी के रिप्लाई करूँगा। आई होप यू गाइज लाइक दिस लेक्चर। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, अगर आप चाहते हो, अगर आपके कोई सजेशन है आप सजेशन दे सकते हो। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, और मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। मैं पुनीत तिवारी, साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।